हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पेपर स्टडी डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग में। और आज हम इस वीडियो में जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास वन लाइनर प्रश्नों को मैं करा रहा हूँ उसका ये दूसरा पार्ट होगा, जिसमें मैं दिल्ली सल्तनत और क्या कहते हैं गुलाम वंश से संबंधित प्रश्न और उसके जो वंश है ना उनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो उसके बारे में पहले थोड़ी सी बेसिक्स बातें हम जान लेते हैं। जैसे कि देखो एक मोहम्मद गौरी नाम का शासक था, सही है। मोहम्मद गौरी नाम का शासक, वो 1175 में भारत में आता है, सही है। पहला आक्रमण करता है, 1178 में हार जाता है किससे, भीम सेकंड से। उसके बाद 1191 में हार जाता है पृथ्वीराज चौहान से, और उसके बाद 1192 में वो पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है तराइन के द्वितीय युद्ध में। उसके बाद वो 1194 में चंदावर के युद्ध में भी जीत जाता है, ठीक है, जो आपके गढ़वाल वंश के जयचंद थे उनसे, ठीक है। अब 1206 में उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो 1206 में उसने अपना पहला अख्ता प्रदान किया था भारत में, पहला अख्ता प्रदान कर दिया था। किसको दिया था वो पहला अख्ता, वो दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। किसको दे दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया था। देखिए, जब मोहम्मद गौरी की डेथ हुई तो उसमें 3 इसके गुलाम थे। एक तो ये था ऐबक, सही है, और एक था यल्दौजी, और एक था कुआचा, ठीक है ना, एक था कुआचा। तो ये 3 थे, इनमें अलग अलग क्षेत्र मिले थे। भारत वाला जो दिल्ली का एरिया था वो किसको मिल गया था, ऐबक को। तो ऐबक ने क्या करा, ऐबक ने अपनी राजधानी बना ली थी लाहौर, ठीक है। ऐबक ने अपनी राजधानी क्या बना ली, लाहौर। और 1206 में एक नई भारत में एक नई सत्ता स्थापित की जिसका नाम था दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो आपको इतना पता चला। अब देखो, ध्यान देंगे, पहली बात तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हो रही है, 1206 में। किसके द्वारा हो रही है, तो वो हो रही है ऐबक के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा हो रही है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अब देखो यहाँ पे 1206 से लेके 1526 तक शासन चलेगा दिल्ली सल्तनत का। कितने वर्ष हो गए, तो 300 वर्ष तक कौन शासन करेंगे, ये शासन करेंगे दिल्ली सल्तनत पर मुस्लिम, ठीक है। उसके बाद आएंगे मुग़ल। अब कौन कौन से वंश चलेंगे, तो पहला वंश चलेगा गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम वंश। और गुलाम वंश की स्थापना किसने कर दी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये कब से कब तक चलेगा, 1206 से, और चलेगा आपका 1290 तक। इसके बाद आ जाएगा अगला खिलजी वंश। अलाउद्दीन खिलजी, आपने नाम तो सुना ही होगा, खिलजी वंश। खिलजी वंश कब से कब तक चल जाएगा, 1290 से लेके 1320 तक, सही है। उसके बाद आ जाएगा आपका खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, और तुगलक वंश कब से कब तक चलेगा, 1320 से 1414। तो ये लगभग कितने वर्ष चल रहा है, 94 वर्ष शायद। तो सबसे ज़्यादा शासन करने वाला भी यही होगा, ठीक है। और इसके बाद तुगलक वंश के बाद कौन आ जाएगा, सैयद आ जाएंगे, सैयद वंश, सही है। और सैयद वंश कब से कब तक चलेगा, 1414 से 1451 तक, सही है, 1414 से 1451। इसके बाद कौन आ जाएंगे, तो इसके बाद आ जाएंगे लोधी। इसके बाद क्या आएगा, लोधी वंश। और लोधी वंश कब से कब तक चलेगा, 1451 से 1526 तक, ठीक है। तो अब बेसिक्स आप समझ गए होंगे, थोड़ा बहुत आपको रफली आइडिया लग गया होगा। अब देखते हैं इसके वंशावली, ठीक है, यानी कि कौन से उसमें कौन कौन से शासक रहे। तो पहला है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश कब से कब तक रहा था, मैं आपको बता चुका हूँ। तो गुलाम वंश रहा था आपका 1206 से 1290 तक, सही है। कब से कब तक, 1206 से 1290 तक, ठीक है। अब इसमें पहला शासक कौन हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 से 1210 तक शासन करेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका पुत्र आराम शाह शासक बना, जो 1210 से 1211 तक शासन करेगा। उसके बाद भी उसको मारकर कौन बन जाएगा, इल्तुतमिश, जो 1210 से लेकर
1236 तक शासन करेगा, सही है। उसके बाद कौन बनेगा, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, वो कब से 1236 में ही केवल उसका शासन रहेगा। उसके बाद बनेगी रजिया सुल्तान जो 1236 से 1240 तक शासन करेगी। उसके बाद मुहिजुद्दीन बहराम शाह बनेगा जो 1240 से 1242 तक शासन करेगा। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह जो 1242 से 1246 तक शासन करेगा, ठीक है। उसके बाद कौन बनेगा, नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद कब से कब तक, 1246 से 66। उसके बाद गयासुद्दीन बलबन 1266 से 86। उसके बाद कैक्यू एवं शमसुद्दीन क्यूमर्स, ये दोनों शासक थे, इन्होंने 87 से लेकर 90 तक शासन कर लिया। उसके बाद आ जाएगा आपका खिलजी वंश, सही है। तो खिलजी वंश जो मैं पढ़ाऊँगा, चलो यहीं पर डिस्कस करते हैं। तो इसका संस्थापक कौन हो जाएगा, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, सही है, जिसका 1290 से 1296 तक। फिर अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक। फिर शिहाबुद्दीन उमर 1316 में केवल। और फिर कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, इसका 1316 से 1320 तक शासन रहा। इसके बाद आपका नसरुद्दीन खुसरौ शाह, ये 1320 तक जो खिलजी वंश का अंतिम शासक रहा, सही है। इसके बाद देखो तुगलक वंश। तो तुगलक वंश की स्थापना किसने करी, गयासुद्दीन तुगलक ने। कब से कब तक, 1320 से 1325 तक शासन करा। और इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आया, सही है, तो इसने 1325 से 1351 तक शासन करा। फिर फिरोज शाह तुगलक आया, इसने 1351 से 1328 तक शासन किया। गयासुद्दीन तुगलक सेकंड आया, इसने 1388 से 1389 तक शासन किया। और फिर उसके बाद अबू बकर 1389 से 1390। उसके बाद नसरुद्दीन महमूद शाह 1390 से 1394। इसके बाद अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1394 ईस्वी। इसके बाद नासरुद्दीन महमूद 1394 से 1412, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा वंश आपको बताया था मैंने, तो इसके बाद आ गया आपका सैयद वंश। तो सैयद वंश की स्थापना किसने करी थी, खिज्र खां ने। खिज्र खां का शासनकाल 1414 से 1421। उसके बाद मुबारक शाह 1421 से 1434। मोहम्मद शाह 1434 से 1445। अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1450 या 1451, ठीक है। इसके बाद कौन शासक बना, इसके बाद कौन सा वंश आ जाएगा, लोधी वंश। लोधी वंश में 3 शासक रहे, जिनमें पहला बहलोल लोधी, दूसरा सिकंदर शाह लोधी और तीसरा इब्राहिम लोधी। देखो बहलोल लोधी का काल कब से कब तक रहा, 1451 से 1489 तक। इसके बाद सिकंदर शाह लोधी 1489 से 1517 तक। इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 तक, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे इनके जो वन लाइनर प्रश्न हैं उनको, सही है। तो आप केवल इसे ध्यान से सुनेंगे ना, आपको नोट करने हैं ना कुछ करने हैं, केवल आपको वीडियो को, आप अगर वीडियो देखना भी नहीं चाहते कोई दिक्कत नहीं है, केवल वीडियो को ध्यान से सुनते रहेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, तो कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी, तो 1206 ईस्वी में। किसने करी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ का गवर्नर था, तो ये था दिल्ली का गवर्नर, सही है। मोहम्मद गौरी ने इसे दिल्ली का गवर्नर बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने दास मुक्त कर दिया था, तो गौर के सुल्तान गयासुद्दीन मोहम्मद ने। ये कौन था, तो ये मोहम्मद गौरी का बेटा था। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा नामक विख्यात मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो ये किसने कराया था भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, सही है। तो ये भारत में बनने वाली दूसरी मस्जिद भी थी, क्या कौन थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ पे कराई थी ये, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा बना था आपका अजमेर में, सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक की शादी किससे हुई थी, तो ये हुई थी यालदौज की बेटी से। मैंने आपको बताया कि अब देखो 3 जने थे ये, यालदौज, ख्वाजा और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो एक दूसरे के बीच में संघर्ष होगा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, यालदौज की बेटी से शादी कर ली थी ताकि संघर्ष जो है वो ना हो। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में किस खेल को खेलते हुई थी, तो चौगान खेलते हुए। कब होगी, तो ये होगी 1210 में। कुतुबुद्दीन ऐबक को अन्य किस नाम से जाना जाता था, तो लाख बख्श। देखो कुतुबुद्दीन ऐबक की बहुत सारी उपाधियाँ मिलेंगी ये लाखों का दान देता था, तो इसलिए क्या कहा गया, लाख बख्श या दानी। ये हाथियों का दान देता था, तो इसे क्या कहा गया, पीत बख्श। और क्या था, इसके नाम का अर्थ था चंद्रमा का स्वामी। और इसे क्या किस चीज़ की उपाधि दी गई थी, तो हातिम सेकंड की उपाधि दी गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 1206 में कहाँ हुआ था, मैंने आपको बताया था ये अपनी राजधानी कहाँ बनाएगा, लाहौर में। तो कहाँ पे हुआ होगा इसका राज्याभिषेक, लाहौर में, सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन की शादी किससे की थी, तो किससे की थी, इल्तुतमिश से। कई जगह आपको मिलता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है बेटी की शादी हुई थी इल्तुतमिश से, तो इसका दामाद था। पर कई जगह मिलेगा कि ये इसका
बहनोई था। कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान के रूप में कब मान्यता मिली? तो कब मान्यता मिली भी? 1208 में, क्योंकि 1208 में क्या कर दिया था, इसको दास्ता से मुक्त कर दिया गया था। किसने कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान स्वीकार कर छत्र या राजकीय पताका, सिंहासन एवं नक्कारा भेंट की? तो ये किसने करी थी भी? गयासुद्दीन ने। सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो सुल्तान स्वीकार कर छत्र, राजकीय और पताका, सिंहासन एवं नक्कारा भेंट किसने करे थे? तो वो करे थे गयासुद्दीन ने। चलिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी के भारतीय सल्तनत में किससे हैसियत से पद पर कार्य किया था? तो मलिक एवं सिपा सलार। सही है, मलिक एवं सिपा सलार। तो इसलिए इसे सिपा सलार की भी उपाधि दी जाती है, मलिक एवं सिपा सलार। कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय की संज्ञा किस कारण दी गई थी? क्योंकि वो देखो दानशीलता एवं उदारता के लिए क्या दिया गया था, उसे हातिम द्वितीय की उपाधि दी गई थी। हसन निजामी एवं फरब ए मुदब्बिर को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो ये किसका प्राप्त था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्हें एक बार फिर देखेंगे। हसन निजामी और फरब ए मुदब्बिर, ये क्या थे? ये इसके दरबारी विद्वान थे। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी स्मृति में बनवाया था? तो ये बनवाया था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में से। उनके सम्मान में इसने कुतुब मीनार की नींव रखवाई थी, परंतु ये पूरा नहीं करा सका था और उससे पहले ही इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो उसे पूरा कराने का काम किसने करा था? तो इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है चंद्रमुखी या चंद्रमा का स्वामी। ठीक है, चलिए और क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति कौन था? तो सहायक सेनापति कौन था इसका? बख्तियार खिलजी। ठीक है, कौन था? बख्तियार खिलजी। चलिए अगला देखते हैं भाई, और क्या है? देखो अगले में है हाँ, ये नालंदा विश्वविद्यालय में आपको गौरी वाले में बता चुका हूँ। सही है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था? तो कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में। और लाहौर में इसकी मृत्यु हुई थी 1210 में। कौन सा खेल खेलते हुए हुई थी? तो बताएंगे आप, चौगान खेल खेलते समय। सल्तनत काल को राजकीय भाषा, सल्तनत काल की राजकीय भाषा क्या थी? देखो फारसी थी। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र का क्या नाम था? तो ये इसका नाम था आराम शाह। मगर आराम शाह को मार के कौन गद्दी पे बैठ गया था? तो इल्तुतमिश। आराम शाह कितने महीने तक सिंहासन पर रहा? तो ये रहा था 8 महीने तक। आराम शाह की हत्या किसने कर दी थी? तो किसने कर दी थी? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश कब गद्दी पर बैठा? तो कब गद्दी पर बैठा? 1211 ईस्वी में। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के क्या थे? तो गुलाम थे। देखो अब ये किसका गुलाम है? कुतुबुद्दीन ऐबक का। सही है। और कुतुबुद्दीन ऐबक खुद किसका गुलाम था? तो वो था मोहम्मद गौरी का। इसलिए आप गुलामों का गुलाम भी किसे बोल सकते हैं? तो गुलामों का गुलाम भी कह सकते हैं आप इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश का पूरा नाम क्या था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। सुल्तान बनने के पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? तो ये था बदायूं उत्तर प्रदेश का। गुलाम चालीसा या गुलाम चालीसा का तुर्के चहलगानी, गुलाम चालीसा या तुर्के चहलगानी का गठन किसने किया था? तो ये किसने किया था? इल्तुतमिश ने। इसमें 40 जो है आमिर या सरदार शामिल किए थे इसने अपने गुलाम जो थे, ताकि ये अपने शासन को सही से चला सके। कब इल्तुतमिश ने यल्दौज को तराइन के मैदान में पराजित किया? तो 1215। देखिए 1216 भी मिलता है और वो ज़्यादा सफिशियंट है। तो 1215 या 1216 में क्या हुआ था? तराइन का 3rd युद्ध हुआ था। पहले आपको मैं बता चुका हूँ, पहला युद्ध कब हुआ था? 1191 में। और दूसरा कब हुआ था? 1192 में। और तीसरा कब हो रहा है? 1215-16 में। ठीक है, 1215-16 में। और ये किसके बीच में हुआ था? गौरी और पृथ्वीराज तृतीय। और ये भी गौरी पृथ्वीराज तृतीय। और ये किसके बीच में हो रहा है? तो ये हो रहा है यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच में। ठीक है। इल्तुतमिश को वास्तविक सुल्तान का दर्जा 2929 ईस्वी में किसने दिया था? तो ये तो बगदाद के खलीफा ने इनको क्या कर दिया था? 1229 में क्या दे दिया था? सुल्तान का दर्जा दे दिया था। ठीक है, चलिएगा बढ़ते हैं आगे और थोड़ा। तो इसमें है कि इल्तुतमिश ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? नासिर आमिर उल मोमिन की। क्या उपाधि थी इसकी? नासिर अमीर उल मोमिन की। नासिर अमीर उल मोमिन की। सर्वप्रथम शुद्ध अरबी का सिक्का किसने चलाया था? तो एक किसने चलाया था भाई? इल्तुतमिश ने। से इसने 2 सिक्के चलाए थे, एक चांदी का चलाया था और एक इसने तांबे का चलाया था, जिसमें तांबे का जो था वो जित्तल था और चांदी का क्या था? टंका। कौन शासक राजधानी को लाहौर से दिल्ली यानी कि कौन से शासक ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थापित किया था? तो वो कौन था?
इल्तुतमिश। मैंने आपको बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी, तो उसकी थी लाहौर, और इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी क्या स्थानांतरित करके क्या बना ली थी, दिल्ली। ख्वाजुद्दीन क्या है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को किसने बनवाया था, तो किसने बनवाया था, इल्तुतमिश ने। देखो इल्तुतमिश को भारत में जो है जो मकबरे हैं उनका जनक या उनका पितामह कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहला मकबरा इल्तुतमिश के समय में ही बनवाया गया था। सही है, आई थिंक वो शेरगढ़ी का मकबरा था। चलिएगा, मध्य एशिया के मंगोलों का नेता कौन था, देखिए ये था चंगेज खां, और ये 1221 में जो जलालुद्दीन मंगबरनी था ख्वारिज्म का शासक, उसका पीछा करते हुए भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर आ गया था। अगर हम ये मान लें कि ये भारत है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा, तो यहाँ पे कौन आ गया था, तो यहाँ पे आ गया था आपका चंगेज़ खां। से, उस समय का सबसे ज़्यादा क्रूर शासक था, और ये किसका पीछा करते हुए आया था, तो आप बताएंगे जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए 1221 में चंगेज़ खां कहाँ आया था, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पे जहाँ सिंधु नदी बहती है। और ये किसके समय में घटना घटी थी, तो ये घटना घटी थी इल्तुतमिश के समय में। और इल्तुतमिश ने क्या किया था, इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मंगबरनी को अपने शासन में आने से मना कर दिया था, और कह दिया था कि आप बाहर ही रहें ताकि ये अपने राज्य को सुरक्षित कर सके। क्योंकि इसने क्या किया था, देखिए तभी तो इसका शासन स्थापित हुआ था, नया नया शासन था, और ये अभी जो है युद्ध कर नहीं सकता था। ठीक है, चलिएगा, चंगेज खान ने भारत पर कब आक्रमण किया, देखिए आक्रमण नहीं किया था, केवल इसने दस्तक दी थी, पर आक्रमण नहीं किया था। तो ये कब हुआ था, 1221 ईस्वी में। कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था, तो ये कहता था चंगेज खान, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्रूर था। ठीक है, इसके बाद मंगोलों के आक्रमण से भारत को किसने बचाया था, तो किसने बचाया था भाई, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने किसको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, तो किसको किया था, पुत्री रजिया को। देखो इसका एक पुत्र था जिसकी मृत्यु बंगाल अभियान के तहत हो गई थी। सही है, वो इसका पुत्र जो था वो तो सही था, बाकी जो पुत्र थे इसके वो अयोग्य थे, तो इसकी एक पुत्री थी रजिया। सही है, तो इसने क्या करा, अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित कर दिया, रजिया सुल्तान को। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हो गई, तो 1236 में। और 1236 में जो मृत्यु हो गई तो इसका एक अयोग्य बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। सही है, तो वो जो है शासन बन गया था। आई थिंक बात ये थी कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह की जो माँ थी ना, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह की जो माँ थी वो एक बहुत ही ज़्यादा चालाक औरत थी। सही है, एक चालाक, तो उसने अपने संरक्षण में किसको बिठा लिया था, रुकनुद्दीन फिरोज शाह को। रजिया ने कैसे वस्त्र पहनकर जनता से न्याय मांगा था, तो लाल वस्त्र। देखो इसके इल्तुतमिश के जो है मतलब दरबार के आगे शेर लगे हुए थे, और शेरों में घंटी थी। सही है, अगर उन घंटियों को कोई बजाता है तो वो न्याय मांगने आया है, ऐसा कहा जाता है। और अगर कोई लाल कपड़ा पहन के आता है तो वो किस लिए आ रहा है, न्याय मांगने के लिए। तो ऐसा ही किया था किसने, रजिया सुल्तान ने। शुक्रवार के दिन जब सब लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने गए थे तो रजिया सुल्तान कहाँ गई थी, उनके सामने लाल वस्त्र पहनकर। इस समय ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह गया था कहीं बाहर किसी युद्ध अभियान पे। ठीक है, चलिएगा अगला देखते हैं भाई। तो रजिया को कब जनता तथा अमीरों ने गद्दी पर बैठाया, कब बैठाया था, 1236 में। रजिया ने किसको अमीर ए आखुर नियुक्त किया था, तो ये था याकूत। अब देखो ये अमीर आखुर है ना, अमीर आखुर का मतलब होता है अस्तवशाला का प्रमुख। जो अस्तवशाला होती है ना, जो आपके जहाँ पे घोड़े रहते हैं, उसका प्रमुख जो होता है वो था याकूत। सही है, और याकूत जो था वो ये जो है अफ्रीकन वंश का था। सही है, और अफ्रीकन वंश का था, और बहुत ही ज़्यादा काला था। इसलिए जब इसको अमीर आखुर जैसा बड़ा पद दे दिया तो बाकी जो अमीर वगैरह थे ना, वो रजिया सुल्तान से थोड़े नाराज़ हो जाएंगे। ठीक है, रजिया ने किसे तबर हिंद भटिंडा का अक्तादार नियुक्त किया था। ठीक है, तबर हिंद या भटिंडा का अक्तादार किसको नियुक्त कर दिया था, अल्तुनिया को। सही है, बताया जाता है कि जो रजिया थी उसका बचपन में ही विवाह अल्तुनिया के साथ तय कर दिया गया था। पर ऐसा कहते हैं हिस्टोरियन कि रजिया का जो है अफेयर चल गया था किसके साथ, याकूत के साथ। तो अल्तुनिया किस बात का, उस बात का विरोध करता, और उस बात को दबाने के लिए इसने तबरहिंद भटिंडा का क्या उससे अक्तादार नियुक्त कर दिया था अल्तुनिया को। रजिया ने किससे विवाह किया था, तो इसने किया था अल्तुनिया से। एक बार ऐसा हुआ भटिंडा में अल्तुनिया ने कर दिया विद्रोह, तो रजिया जो है उस विद्रोह को दबाने गई। सही है, तो रजिया के जो साथ के आमिर थे ना, रजिया को दिया उन्होंने धोखा, तो रजिया को किसने हरा दिया, अल्तुनिया ने। तो अब रजिया के पास सबसे अच्छा जो काम था वो ये था कि वो अल्तुनिया से शादी कर ले, क्योंकि रजिया भी क्या थी, देखिए रजिया भी बहुत ज़्यादा चालाक थी। तो रजिया ने किससे, अल्तुनिया से शादी कर ली। किसने रजिया को हिंदू डाकुओं से हत्या करा दी, तो ये कौन था, बहराम शाह। सही है, दिल्ली सल्तनत के
दिल्ली सल्तनत की प्रथम तुर्क महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान। देखिए अब आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। अगर पूछा जाए कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो वो थी रानी दिद्दा, जो जम्मू कश्मीर में बनी थी। रजिया को अपदस्थ कर तुर्की सरदारों ने किसे दिल्ली की गद्दी पर बैठाया था? तो ये कौन था? मुइजुद्दीन बहराम शाह। सही है। सुल्तान का अधिकार कम करने के लिए कौन से नए पद का गठन किया गया था? ये था नायब नामक या नायब ए मुमलिकात। सही है। और ये मुइजुद्दीन बहराम शाह के समय में ही गठित किया गया था। ठीक है, देखिएगा। और प्रथम जो नायब जो था ना, वो बना था एतगीन। सही है, नाम याद रखेंगे, एतगीन। ठीक है। बहराम शाह की हत्या किसने कर दी थी? तो दिल्ली के तुर्क सरदारों ने किसकी हत्या कर दी? बहराम शाह की। बहराम शाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो अलाउद्दीन मसूद शाह। मसूद शाह ने अपने अपना अमीर हाजिब किसे नियुक्त किया था? तो ये किया था आपके बलबन को। सही है, ये किया था किसको? बलबन को। चलिए भी अब आगे देखते हैं। तो आगे क्या है? आगे है यहाँ से एतगीन के बाद ये वाला बहराम शाह की हत्या किसने करी थी? तो ये करी दिल्ली के तुर्क सरदारों ने। बहराम शाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये था अलाउद्दीन मसूद शाह। मसूद शाह ने अपना अमीर हाजिब किसे बनाया? तो बलबन को बनाया था। कब बलबन ने मसूद शाह के स्थान पर नासिरुद्दीन मोहम्मद को सुल्तान बनाया? तो ये कब बनाया था भाई? 1246 ईस्वी में। सही है। और नासिरुद्दीन मोहम्मद जब शासक बन गया था तो ये इससे जो है बलबन ने अपनी बेटी की शादी करा दी थी। अगला प्रश्न है कि नासिरुद्दीन ने राज्य की समस्त शक्ति किसको सौंप दी थी? किसको सौंप दी थी? बलबन को। सही है। नासिरुद्दीन ने बलबन को कौन सी उपाधि दी थी? तो उलुग खां की उपाधि। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। नासिरुद्दीन ने बलबन को कौन सी उपाधि दी थी? तो उलुग खां की उपाधि। बलबन ने अपनी पुत्री की शादी किससे की थी? तो सुल्तान नासिरुद्दीन से। सही है। बलबन ने किससे समझौता कर पंजाब में शांति स्थापित कर ली? तो किससे कर लिया था? मंगोलों के नेता जो हलाकू था ना, उससे बलबन ने क्या कर लिया था? शांति समझौता कर लिया था पंजाब में शांति स्थापित करने के लिए। अगला प्रश्न है नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? था बलबन बना, जिसने 1266 से 1286 तक जो है शासन किया था। गयासुद्दीन बलबन किस जाति का था? तो ये था इलवरी जाति का तुर्क था, पर ये बताता था अपने आप को ईरान के आफरासियाब वंश का। सही है। तो बलबन को कौन खरीद कर दिल्ली लाया था? तो ये लाया था ख्वाजुद्दीन जमालुद्दीन बसरी। ये लाया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। रजिया के शासनकाल में बलबन कौन से पद पर था? तो अमीर शिकार के पद पे। सही है। अमीर शिकार के पद पे कौन था रजिया के शासन में? तो वो था बलबन। बल्कि अमीर आखुर के पद पर कौन था? तो आप बताएंगे वो था याकूत। सही है। और याकूत कहाँ का था? अफ्रीका का। चलिएगा अगला देखते हैं। इल्तुतमिश द्वारा चालीसा दल को किसने समाप्त किया? यानी कि इल्तुतमिश ने जो चालीसा दल बनाया था ना, उसको किसने समाप्त किया? उसको समाप्त किया था बलबन ने। मेवाड़ियों के विद्रोह का दमन किसने किया? तो वो क्या था? गयासुद्दीन बलबन ने। फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो तथा अमीर हसन किसके दरबार में थे? तो ये किसके दरबार में थे? बलबन के में। जो अमीर खुसरो है ना, इन्होंने ही कव्वाली का जो है पितामह माना जा रहा है इन्हीं। बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति कौन सी नीति अपनाई थी? तो कौन सी नीति अपनाई थी? लोहा और रक्त की नीति। ठीक है, लोहा और रक्त की नीति, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी इसको बोला जाता है इंग्लिश में। चलिएगा तो भाई अगला प्रश्न है, हाँ अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए बलबन ने खुद को किसका वंशज बताया? तो आफरासियाब वंश। सही है। और ये वंश कहाँ का था? तो ये था ईरान का। बलबन की न्याय व्यवस्था कैसी थी? तो निष्पक्ष थी। ठीक है, बहुत ही कठोर न्याय करता था। बलबन की मृत्यु कब हुई? तो 1286 ईस्वी में हुई। बलबन का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये था कैकुबाद। और कैकुबाद का सेनापति था जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी। कैकुबाद का सेनापति कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कैकुबाद की मृत्यु कैसे हुई थी? तो ये कैसे हुई थी भाई? लकवा मारने से। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था शमसुद्दीन क्यूमर्स। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। और कुव्वतुल इस्लाम जो है भारत की सबसे पहली मस्जिद थी। चलिएगा किसने इक्तदारी प्रथा चलाई? तो इल्तुतमिश ने। देखिए इक्तदारी प्रथा क्या होती थी कि अगर आपकी सेना में कोई सेनापति भर्ती है तो उसको वेतन ना देके उसको एक ज़मीन दे दी जाती थी और उससे वो अपना टैक्स वसूलता रहता था। ठीक है, इसी को क्या बोला गया? इक्तदारी प्रथा। और ये भारत में किसने चलाई थी? तो इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन
कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा कराया? तो किसने कराया था? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश को ही देखो दिल्ली का वास्तविक संस्थापक पूछा है तो कौन है? वो भी इल्तुतमिश। अलाई दरवाज़ा किसके मुख्य द्वार था? तो कुतुब मीनार का अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था आपका जो वो था ना अलाउद्दीन खिलजी, उसने। किसे कुरान खा या कुरान का पाठ करने वाला कहा गया है? कुतुबुद्दीन ऐबक। सही है। ये क्या करता था? ये कुरान को संगीत में तरीके से गाता था, इसलिए इसे क्या बोला गया है? कुरान खा। किस सल्तनत कालीन शासक को मिनहाज ने हातिम सेकंड की संज्ञा दी है? तो हातिम सेकंड की संज्ञा किसे मिली है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्यों मिली है? उसके दानता और उदारता के कारण। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? तो ये था इल्तुतमिश। सही है। देखिए, अगर हम बात करें तो दोआब कौन सा होता है? जैसे मान लो ये उत्तराखंड है और उत्तराखंड से एक नदी निकल के जा रही है और वो है गंगा, और उसके पास से एक और गंगा वो निकलती है, वो कौन सी है? यमुना। तो यमुना और गंगा के बीच का जो भी इलाका होगा, सही है, उसे ही क्या कहा गया था? दोआब। यानी कि गंगा यमुना दोआब में सबसे पहले कर किसने लगाया था? तो वो था इल्तुतमिश। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसने तुर्के चहलगानी या चालीसा दल का गठन किया था? तो वो भी कौन था? इल्तुतमिश। किसके राज दरबार में सिजदा, घुटनों पर बैठकर शीश नवाना एवं पाबोज, पाँव को चूमने की जो थी परिपाटी चलाई थी? तो वो थी बलबन के शासनकाल में। बलबन ने ये सारी चीज़ें ग्रहण करी थी वहाँ से, ईरान से। फारसी नीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव का प्रारंभ किसने करा था? तो ये किसने करा था? बलबन ने। और फजर नवरोज उत्सव जो है ये कहाँ का है? फारस का या ईरान का। किसने कहा कि राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है? तो किसने कहा था? ये बलबन ने। ठीक है, चलिएगा, तो अब मैं इसका रिवीजन करा देता हूँ आपको। एक रैपिड रिवीजन देखते हैं। सही है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है गुलाम वंश। चलो देखो, गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई? 1206 में। कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ का गवर्नर था? दिल्ली का। कुतुबुद्दीन ऐबक को किससे ने दास्ता से मुक्त किया? तो गौर सुल्तान गयासुद्दीन मोहम्मद ने। अलाउद्दीन का झोंपड़ा ये किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की शादी किससे हुई थी? यलदौजी की बेटी से। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में किस खेल को खेलते हुई थी? तो ये हुई थी आपकी चौगान या पोलो खेलते समय। कुतुबुद्दीन ऐबक को अन्य किस नाम से? लाख बख्श, पीत बख्श, हातिम सेकंड और चंद्रमा का स्वामी और सिपा सलार, ये सब इसकी उपाधि थी। सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब हुआ? लाहौर में। कहाँ हुआ था? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन की शादी किससे करी? इल्तुतमिश से। कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान के रूप में कब मान्यता मिली? तो कब मिली थी? 1208 में। कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान स्वीकार कर छत्र, राज के पताका, सिंहासन एवं नक्कारा भेंट की थी किसने? गयासुद्दीन ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी को भारतीय सल्तनत में किस हैसियत से पद पर कार्य किया था? तो ये था मलिक एवं सिपा सलार। कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम सेकंड की संज्ञा किस कारण दी गई थी? तो दानशीलता एवं उदारता के लिए। हसन निज़ामी एवं फरब ए मुदब्बिर को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी स्मृति में बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में। कुतुबुद्दीन का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है चंद्रमुखी। कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति कौन था? तो वो था बख्तियार खिलजी। ठीक है, अगला पेज देखते हैं भी। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो ये था बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया है? लाहौर में। सल्तनत काल की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र का क्या नाम था? तो आराम शाह। आराम शाह कितने महीने तक सिंहासन पर रहा? तो 8 महीने तक। आराम शाह की हत्या किसने की? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश कब गद्दी पर बैठा? तो 1211 में। इल्तुतमिश कब गद्दी पर बैठा? 1211 में। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के क्या थे? तो गुलाम थे। सही है। इल्तुतमिश का पूरा नाम क्या था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। सुल्तान बनने के पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? तो ये था बदायूं का सूबेदार। गुलाम चालीसा का गठन किसने किया था? तो ये किया था इल्तुतमिश ने। कब इल्तुतमिश ने यलदौज को तराइन के मैदान में पराजित किया? तो 1215 या 16 ईस्वी में। इल्तुतमिश को वास्तविक सुल्तान का दर्जा 1229 में किसने प्राप्त किया था? तो बगदाद के खलीफा ने। ठीक है, अगला पेज है, खुल जा भाई रिवीजन के लिए। देखिए, इल्तुतमिश ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो नासिर अमीर उल मोमिन की। सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्का किसने चलाया? तो इल्तुतमिश ने। कौन सा शासक राजधानी को लाहौर से दिल्ली किस शासक ने
राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो इल्तुतमिश ने। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। मध्य एशिया के मंगोलों का नेता कौन था? चंगेज खान। चंगेज खान ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 1221 ईस्वी में। कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो चंगेज खान। मंगोलों के आक्रमण से भारत को किसने बचाया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? पुत्री रजिया को। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हो गई थी? तो ये हो गई थी 1236 में। अमीरों ने इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी किसे बनाया था? तो रुकनुद्दीन फिरोज को। रजिया ने कैसी वस्त्र पहनकर जनता से न्याय मांगा? तो लाल वस्त्र पहनकर। रजिया को कब जनता तथा अमीरों ने गद्दी पर बैठाया? तो 1236 ईस्वी में। रजिया ने किसको अमीर आखुर नियुक्त किया था? तो ये किया था याकूत को। रजिया ने किसे तबरहिंद भटिंडा का अक्तदार नियुक्त किया था? तो ये किया था अल्तुनिया को। रजिया ने किससे विवाह किया था? तो अल्तुनिया से। किसने रजिया को हिंदू डाकुओं की हत्या करा दी थी? तो ये करा दी थी बहराम शाह ने। दिल्ली सल्तनत का प्रथम तुर्क महिला शासिका कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। रजिया को अपदस्थ कर तुर्की सरदारों ने किसे दिल्ली की गद्दी पर बैठाया था? तो ये था मुइजुद्दीन बहराम शाह। सही है। सुल्तान का अधिकार कम करने के लिए कौन से नए पद का गठन किया गया था? तो ये था नायब या नामक या नायब है मुमलिकात। सही है। प्रथम नायब किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था एतगीन को। बहराम शाह की हत्या किसने कर दी थी? तो दिल्ली के तुर्क सरदारों ने। बहराम शाह का उत्तराधिकारी कौन बना? अलाउद्दीन मसूद शाह। मसूद शाह ने अपने अमीर हाजिब किसे बनाया था? तो ये बनाया था बलबन को। ठीक है, चलिएगा अब देखते हैं अगला वाला पेज में है। रजिया को अपदस्थ कर तुर्की सरदारों ने किसे दिल्ली की गद्दी पर बैठाया था? मुइजुद्दीन बहराम शाह को। नहीं, यहाँ तक तो हो गया। हाँ, यहाँ से मसूद शाह ने अपने अमीर हाजिब किसे बनाया? बलबन को। कब बलबन ने मसूद शाह के स्थान पर नासरुद्दीन मोहम्मद को सुल्तान बनाया था? तो 1246 ईस्वी में। नासरुद्दीन ने राज्य की समस्त शक्ति किसको सौंप दी थी? तो बलबन को। नसरुद्दीन ने बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो उलुग खां की उपाधि। बलबन ने अपनी पुत्री की शादी किससे की? सुल्तान नसरुद्दीन से। बलबन ने किससे समझौता कर पंजाब में शांति स्थापित की? तो मंगोल नेता हलाकू से। नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन था? तो ये था बलबन। गयासुद्दीन बलबन किस जाति का था? तो बलबन को ये किस जाति का था? तो इलबरी। बलबन को कौन खरीद कर दिल्ली लाया था? तो ख्वाजुद्दीन जमालुद्दीन बसरी। रजिया के शासनकाल में बलबन कौन से पद पर था? तो अमीर ए शिकार के पद पर। इल्तुतमिश द्वारा चालीसा दल को किसने समाप्त किया था? तो बलबन ने। मेवाड़ियों के विद्रोह का दमन किसने कर दिया था? तो ये कर दिया था गयासुद्दीन बलबन ने। फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो तथा अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे? तो बलबन के दरबार में। बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति कौन सी नीति अपनाई थी? तो लोहा एवं रक्त की नीति। लोहा एवं रक्त की नीति। ठीक है, अगला देखते हैं भी। बलबन ने खुद को किस वंश का बताया है? तो अफरासियाब वंश का। और अफरासियाब वंश कहाँ का था? ईरान का। बलबन की न्याय व्यवस्था कैसी थी? तो निष्पक्ष न्याय करता था। बलबन की मृत्यु कब हुई? 1286 ईस्वी में। बलबन की मृत्यु कब हुई? तो 1286 ईस्वी में। बलबन का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कैकुबाद। कैकुबाद का सेनापति कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और कैकुबाद की मृत्यु कैसे हुई? लकवा मारने से। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन क्यूमर्स। और इसकी हत्या कर दी थी जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ये भारत की पहली मस्जिद थी। किसने इक्तदारी प्रथा चलाई थी? तो इल्तुतमिश ने। यानी कि सैनिकों को जमीन का टुकड़ा देना ताकि वो अपना कर वसूल सकें। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा कराया था? तो इल्तुतमिश ने। अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? तो कुतुब मीनार का। किसे कुरान खां या कुरान का पाठ करने वाला कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सल्तनत कालीन शासक को मिनहाज ने हातिम सेकंड की संज्ञा दी है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? तो ये था इल्तुतमिश। किसने तुर्क ए चहलगानी या चालीसा दल का गठन किया? तो ये था इल्तुतमिश। किसके राज दरबार में सिजदा यानी घुटनों पर बैठकर शीश नवाना एवं पाबूस यानी पाँव को चूमने की परिपाटी चलाई गई? बलबन के जो था राज दरबार में। सही है। फारसी नीति रिवाज पर आधारित यानी कि फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव का प्रारंभ किसने करवाया? तो बलबन ने। किसने कहा कि राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है? तो बलबन ने। देखिए अगला टॉपिक आपको दिख रहा हुआ खिलजी वंश। सही है। तो खिलजी वंश का भी ऐसे एक बार मैं आपको उसको समझाऊंगा और दूसरी बार आपको मैं उसका रैपिड रिवीजन करा दूंगा। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और बाकी जो आपके हैं स्टूडेंट वगैरह आपके पास पढ़ने वाले हैं तो उनसे
और उनके पास उन्हें शेयर कर दें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।